ममता बनर्जी को अपनी पार्टी और अपना सम्मान अगर दोनों बचाना है, तो अब उनके लिए कांग्रेस ही उनकी नैया पार कर सकती है और कांग्रेस की छतरी के नीचे ही उनको आना पड़ेगा। और कोई तरीका आज की डेट में कोई लगता नहीं है जिससे कि ममता बनर्जी बच सके। और मुझे लगता है कि वो इसी रास्ते पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी ये खबर आएगी कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो गया, क्योंकि अभी भी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, तो आधी कांग्रेस तो अभी है, वो पूरी कांग्रेस हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। नेहरू जी से आगे मोदी जी निकल गए हैं और इस बीच टीएमसी से खबर आ रही है कि टीएमसी का कांग्रेस के साथ विलय हो सकता है। अब क्यों इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और राम मंदिर जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, उसको लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या कह रही है, और जिस तरह से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ धांधली हुई, सीसीटीवी डिलीट किए जा रहे हैं, जो चंपत राय उनको जानकारी भी दी गई थी, बावजूद इसके कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। केपी मलिक जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार। सर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे लंबे वक्त तक वो प्रधानमंत्री के तौर पर, इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर देश को सर्व कर चुके हैं। जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी में मातम है। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी जिस तरह से टूट रही है, कांग्रेस पार्टी ऑफर दे रही है कि आइए हमारे में विलय कर लीजिए और आपको जो है हम अच्छे पद और जो है प्रतिष्ठा देंगे और आप जो है बंगाल में काम कीजिए, देश में जो है हमारा साथ दीजिए। तो क्या हो रहा है देश की राजनीति में इस वक्त? देखिए हिमांशु जी, आपने दो सवाल पूछे हैं। एक प्रधानमंत्री जी का है कि वही वो सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने आज तोड़ा है और सारी कैबिनेट के मंत्री खड़े होकर तालियां बजा के उनको बधाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड खाली दिनों से नहीं टूटते हैं, रिकॉर्ड काम से टूटते हैं। जिन परिस्थितियों में देश जवाहरलाल नेहरू को मिला था और उसमें उन्होंने एक से एक पायदान चढ़ते हुए गए और जो चीजें, जो पीएसयू, जो उन्होंने आईआईटी खड़ी करी, उनको बेचने का काम इन्होंने किया और सारी चीजों को बेच दिया। इसको भी तो कहीं रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए। दूसरे की लकीर मिटाना इतिहास नहीं होता है, उस लकीर से बड़ी लकीर खींच देना इतिहास होता है। तो मोदी जी इतिहास में इसलिए जाने जाएंगे कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नेहरू का रिकॉर्ड हर जगह नहीं तोड़ पाए। और मुझे लग रहा है कि उनके साथ इनको बराबरी भी नहीं करनी चाहिए। जो नेहरू फोबिया है मोदी जी के दिमाग में, उसको निकाल देना चाहिए। नेहरू ने उन परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया, क्या काम किया, वो सराहनीय है। उसको देश जानता है, दुनिया जानती है। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसको भी दुनिया जानती है और देश भी भली भांति जान रहा है। तो अपनी लकीर मोदी जी को बड़ी खींचनी चाहिए। मोदी जी को ऐसी चीजें करनी चाहिए कि इनके जाने के बाद लोग याद रखें। आज जिस प्रकार से हम नेहरू जी की चर्चा कर रहे हैं, कल मोदी जी की भी चर्चा लोग करें, तो मोदी जी कुछ ऐसे काम करके जाएं कि जिससे इनको याद करें। ऐसा ना करें कि हम राम जी को लाए थे और राम जी के साथ हम कुछ चोरों को भी ले आए थे और अब वो चंदा चोरी करोड़ों के उसमें कर रहे हैं। ऐसा ना करें। दूसरी बात, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया है, ये कांग्रेस की तरफ से ऑफर नहीं दिया गया है। ये ममता बनर्जी के शुभचिंतकों ने, विद्वानों ने, सलाहकारों ने सलाह दी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है कि 20 सांसद उसके संपर्क में हैं और 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के 28 सांसद हैं और 28 में से 1/3 बहुमत तोड़ने के लिए आंकड़ा 19 के लगभग बनता है। तो उनको तोड़ना आसान है और तोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी क्या होगा, कैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान आया नहीं है। चर्चाएं जरूर हैं, खबरें जरूर हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस में विलय करती है तो फिर ये टूटने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में अगर विलय हो जाएगा फिर इन सांसदों को तोड़ना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि 1/3 तोड़ने का मतलब है 125 सांसदों में से 1/3 को तोड़ने का मतलब बड़ी संख्या हो जाती है, जो संभव ही नहीं है। तो पार्टी भी बच जाएगी और ममता बनर्जी का सम्मान भी बच जाएगा। और ममता बनर्जी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि उनका जनाधार वहां पे नहीं है बंगाल में, और ममता बनर्जी का जनाधार आज भी है। भले ही वो चुनाव हार गई हो, लेकिन ग्राउंड पे उनका आज भी जनाधार है, और अच्छा खासा जनाधार है। ये जिस प्रकार से चुनाव जीता गया है वो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सीने पे हाथ रख के अगर कसम खाई जाए तो वो भी कह देंगे नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 34 लाख वोट आज भी कोर्ट की फाइलों में पड़े हुए हैं, उन पर कोई फैसला नहीं आया है, जबकि 33 लाख वोट अधिक मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी से। तो इसमें कोई बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी का सफाया हो गया है। जितने सांसद, जितने एमएलए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उनकी कई तरह की मजबूरी है। किसी की सियासी मजबूरी है, किसी की निजी मजबूरी है, किसी का स्वार्थ है, किसी के पीछे तोता लगा हुआ है, किसी के पीछे मैना लगी हुई है, कई सारी चीजें हैं। कोई वॉशिंग मशीन में धुलने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग जा रहे हैं। आज खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, कांग्रेस से हुई है, सोनिया से हुई है, और उसमें इस तरह के चीजें हुई हैं कि भाई पार्टी का अगर विलय करते हैं तो ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए या लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। इस तरह की चर्चाएं चल रही, लेकिन इस पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खाली सूत्रों के हवाले से खबरें और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं। अभी पुख्ता खबर इस तरह की नहीं आई, लेकिन इसकी संभावना व्यक्त मैं पहले से ही कर रहा हूं। मैंने तो कल ही कहा था कि अगर पार्टी को बचाना है, ममता बनर्जी को अपनी पार्टी और अपना सम्मान अगर दोनों बचाना है, तो अब उनके लिए कांग्रेस ही उनकी नैया पार कर सकती है, और कांग्रेस की छतरी के नीचे ही उनको आना पड़ेगा। और कोई तरीका आज की डेट में कोई लगता नहीं है जिससे कि ममता बनर्जी बच सके, और मुझे लगता है कि वो इसी रास्ते पे काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी ये खबर आएगी कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो गया। क्योंकि अभी भी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, तो आधी कांग्रेस तो अभी है, वो पूरी कांग्रेस हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस का ही पार्ट थी, कांग्रेस से ही टूट के अलग हुई थी, वापस वो कांग्रेस में आ रही है, तो एक हिसाब से उनकी घर वापसी होगी। जी। अच्छा, ममता बनर्जी को भी ये लग रहा होगा कि जब तक उनके पास ताकत थी, मुख्यमंत्री का पद था, चुनाव वो जीत रही थी, तब तक हमारी टीम जो पूरी उन्होंने बना रखी थी वो काम कर रही थी। जैसे ही चुनाव हारी, ये जो ऐसे लोग निकलकर सामने आ गए जो कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे थे, मजे ले रहे थे, सत्ता के मलाई काट रहे थे, और अब जो है वो बीजेपी में जाकर मलाई काटेंगे। यानी राजनीति में आपके पीछे कौन खड़ा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कल को किस खेमे में चला जाएगा। कोई ईमानदारी, कोई विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये चीज खत्म हो गई है एक तरह से। ये भी एक एग्जाम्पल इससे सेट हो रहा है क्या? हिमांशु, ये खाली कोई ममता बनर्जी के लिए नहीं है कि ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में थी और लोग सत्ता की मलाई खा रहे थे, और ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो सब उनको छोड़ के चले गए। ये सभी सियासी दलों में होता है। आप ममता बनर्जी से पहले देख लीजिए, वहां पे लेफ्ट की सरकारें थी, तमाम लोग लेफ्ट में थे, उसमें से आधे टूट के ममता बनर्जी के साथ आ गए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव की 5 साल की बहुत बढ़िया सरकार थी और आधे लोग टूट गए, बीजेपी में आ गए थे। आपको मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा टूटने का खामियाजा अगर किसी पार्टी ने भुगता है तो वो तो कांग्रेस है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहा धो के तैयार होकर चमाचम चले गए भाजपा में। तो सबसे बड़ी टूट तो कांग्रेस में हुई है। तो ये किसी भी दल में होती है, क्योंकि आजकल के जो नेता हैं, ना कोई उनकी नैतिकता है, ना कोई सिद्धांतवाद है, और ना उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना वो ये समझते, ना उनको शर्म आती। आपको मैं एक आंकड़ा अगर बताऊं हिमांशु जी, अगर हम मोटा मोटी एक आइडिया ले लें, 2004 के बाद ये आया था कि आप जब पर्चा भरेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि आपकी कितनी संपत्ति, आपके पास क्या है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, उसका कोई ऑथेंटिक सरकार की रिपोर्ट नहीं होती, वो हमें खुद को भरना होता है कि आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, आज मेरे पास इतना है।
तो 2004 के लोकसभा चुनाव के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मोटा मोटी 24 या 25% लोग जो है जो जितने लोगों ने पर्चा भरा था सांसदी का, उसमें 25% लोग थे जो करोड़पति थे। और उसके बाद अगर हम पिछले 2024 के चुनाव की बात करें, पिछले 20 साल में आज 93% से अधिक लोग करोड़पति हैं। तो जब करोड़पति सांसद बनेंगे, जब करोड़पति आपके जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो गांव की जनता के लिए, वो छोटे लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, किसानों के लिए क्या उनके मन में पीड़ा होगी, इसका सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग वहां बैठे हैं जिनकी कोई मानसिकता नहीं है, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जिनका कोई सेवा भाव नहीं है, वो कहते हैं तो हम हैं। अब आप बताइए, जो दल बदल रहे हैं, महीनों महीनों में दल बदल लेते हैं, उनकी कोई मानसिकता है? अगर कोई ऐसे नेता हैं जो पार्टी बदल रहे हैं, वो तमाम पदों से पार्टी से इस्तीफा देके जाते हैं और दूसरी पार्टी में जाके फिर ग्राउंड से काम करते हैं, ऐसे नेता बहुत कम है। या तो ऐसे नेता है जो पार्टी छोड़ते नहीं है, और या कई नेता ऐसे हैं अगर छोड़ दी तो वापस आते नहीं है। ऐसे नेताओं का आजकल टोटा है। आजकल तो सुबह कहीं शाम को कहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शाम को कह रहे हैं कि हम तो ममता बनर्जी के साथ हैं, कभी नहीं जाएंगे, और सुबह पता चला चाय पी रहे हैं किसी मंत्री संतरी के घर में। अरे आज सर, ये देखा शायोमी घोष को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो भी जा सकती हैं। अब शायोमी घोष ने के लिए टीएमसी ने उनके लिए कितना किया है, और वो जिस तरह से मुखर रही है चुनाव में, एक चेहरे के तौर पर बनी, अब कहा जा रहा है वो भी बीजेपी में जा सकती है। तो अगर वो चली जाती तो मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है राजनीति के लिए? शानी घोष का कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए ये जो लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, कहीं ना कहीं इनके पास ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दबाव है, इसलिए जा रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई दबाव डालने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं और मैं हूँ, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सरकार मुझ पर दबाव बना सके। अब ये तीसरा उनके ऊपर कौन सा दबाव आ गया है कि अगर वो जाने की सोच रही हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गोदी मीडिया है, उसकी तरफ से चलाया हुआ एक जुमला और र्यूमर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इस तरह की खबरों से बचना चाहिए। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पे जयंती नटराजन का पर्चा खारिज हुआ है, तो वहां के इंदौर के क्रांतिकारी नेता हैं जो कभी कभी हारमोनियम बजाते हैं, उनका उनका बेटा कभी हॉकी बजाने लगता है। तो उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के ही कांग्रेस के लोग कुछ कागज लेके आए थे और वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे गए हैं, इसीलिए जयंती नटराजन का पर्चा खारिज हुआ है। तो इस तरह के र्यूमर, इस तरह की चर्चाएं भी चलाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग निपुण हैं। वो इस तरह से चलाते हैं जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और एकाएक र्यूमर शुरू हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और जब बाद में पता चला कि अरे वो अश्वत्थामा वो सैनिक नहीं, या वो योद्धा नहीं था, वो तो हाथी था, अच्छा हाथी था। तो ये इस तरह की कला में पारंगत है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सहज ही इनकी बातों पर विश्वास कर लेना, मुझे लगता है कि किसी विश्वास करके किसी निर्णय में पहुंच जाना बहुत बड़ी गलती कई बार हो जाती है। तो इसलिए इनकी किसी बात पर नहीं जाना चाहिए जब तक तथ्यों की पुष्टि ना हो जाए। जी। अच्छा, एक तरफ तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तमाम लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा है कि 5 लाख रुपए की हेराफेरी उन्होंने पकड़ी, चंपत राय जी को शिकायत की, सीसीटीवी डिलीट करवा दिए गए, उनको हटा दिया गया, वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जांच हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब खुलकर अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि घपलेबाजी हुई पहले भी और अब भी आरोप लग रहे हैं, तो फिर हम कितना ईमानदार माने सरकार को या फिर उस ट्रस्ट को जिसने राम मंदिर के नाम पर भर भर का चंदा जो है उनके पास जा रहा। बताया जा रहा है 1 करोड़ रुपए डेली आता है, तो 1 करोड़ रुपए डेली आता है, उसमें क्या किसी की जेब में भी जा रहा है या फिर सिर्फ वो मंदिर के लिए, समाज के कल्याण के लिए लग रहा है? इस बात पर तो पारदर्शिता होनी ही चाहिए। राम मंदिर कोई छोटा विषय तो है नहीं, हमारे हिंदू आस्था का बहुत बड़ा विषय है जिसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने उठाया है। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है किसी चीज को। जब ये इस तरह की खबर आई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अखबार हिम्मत कर रहा है खबर छापने की,
पहली बात तो उस अखबार का ही आपको सोचना पड़ेगा कि ये आज एकाएक क्या हो गया इस अखबार को, हम्म, कि जो मुखपत्र बना हुआ था खबर खिलाफ छापने लगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब ये इस तरह की खबरें आई और कुछ पत्रकारों ने इस खबर को उठाया, तो तुरंत चंपकलाल जी सामने आ गए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, वो तो स्टेट बैंक का ऑडिट चल रहा है, ये है वो है, और भाग गए कुछ सेकंड का वीडियो देके। तो वहीं उनकी दाढ़ी में जो है तिनका नजर आने लगा था। दूसरी बात यह है कि उसके बाद फिर अगले दिन अखबार ने और तथ्यों के साथ छापा कि ये लाखों की चोरी नहीं, ये करोड़ों की चोरी है। उसके बाद ये अकाउंटेंट सामने आ गए। लेकिन चाहे आप जो मर्जी सामने ले आओ, जो मर्जी कर ले, भारतीय जनता पार्टी माने तो सही। भारतीय जनता पार्टी तो पहले पर्चा लीक ही नहीं मान रही थी, फिर वो बाद में पर्चा लीक माना, कहा हमने कैंसिल कर दी परीक्षा। फिर हमने कहा परीक्षा में हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनसे पैसे नहीं लेंगे। तो ये मान तो ले पहले, अभी तो मान ही नहीं रहे ये। आप ये देखिए, पर्चा लीक का एक मतलब होता है, लीक का मतलब होता है कहीं से किसी पहिए में से हवा लीक कर रही है, हमारा गैस का सिलेंडर लीक कर रहा है, परिस्थिति जन्य बात हो गई। तो ये जो पर्चा लीक हो रहा है, इसको पर्चा लीक जो कह रहे हैं, गलत है ये तो षड्यंत्र है। ये तो पूरा जो है गिरोह बना के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है लूट का, छात्रों को लूटने का, पैसे बनाने का। बहुत बड़ा घोटाला है ये तो इसको खाली लीक कह के टाल देना भी छोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी का उस पर बाल बांका हुआ है क्या? मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है क्या? मंत्री जी तो उल्टा रोज मीडिया में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ये परीक्षा करा रहे हैं, हम वो परीक्षा करा रहे हैं। तो चंपक लाल जी हो और चाहे वो मिश्रा जी हो, देखिए यहाँ पे एक मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी, कि जब अयोध्या मंदिर की बात आई थी और गोली चली थी, लोग मरे थे, तब भी वो महत्वपूर्ण पद पे थे। जब मंदिर बने तब भी वो बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे, और आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो उनके बिना राम की गति होना बहुत मुश्किल है। हमें तो ये लगता है कि भगवान राम से भी बड़े हो गए हैं, वो वही सब कुछ चला रहे हैं, उनके बिना नहीं चल सकता। तो आप ये देखिए कि इस तरह से इनका दीन ईमान कुछ है क्या, जो भगवान राम के पैसे नहीं छोड़ रहे हैं, जो यहां भी डकैती कर रहे हैं, वो बाकी जगह क्या कर रहे होंगे, इसी से अंदाजा लगाना चाहिए। जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, उनको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कब समझ में आएगा उनको? अरे भाई, मंदिर में आस्था है लोगों की, भगवान श्री राम में हमारी आस्था है, और मेरा जुगाड़ 10 रुपए का है, तो मैं 10 ही रुपए चंदा दे रहा हूं। कोई बड़ा धनपति है, वो 1 करोड़ भी दे सकता है, कोई छोटा व्यापारी है, वो 1 लाख भी दे सकता है, एक गरीब रिक्शे वाला है, वो 5 रुपए दे सकता है। सबकी अपनी आस्था होती है, और हम मंदिर में चंदा दान देते, और ये उसी पर चोरी कर रहे हैं। तो ये जो चोरी कर रहे हैं, तो इनका कोई दीन ईमान है, इनकी कोई नैतिकता है, इस पर क्या कहा जाए बताइए। और ऊपर से इसको दबाया जा रहा है मामले को, कि इसको दबा दो, पता न चले किसी को। अगर किसी के ऊपर, पहले किसी नेता के ऊपर, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर इस तरह का चार्ज भी लग जाता था, तो तुरंत पद छोड़ देता था, कि जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता तब तक मैं इस पद पर नहीं बैठ। इसी पार्टी में मैंने देखा है, हवाला कांड में नाम आ गया था अडवाणी जी का, जिनको आप कट्टर हिंदूवादी नेता कहते थे, उनका नाम हवाला कांड में आ गया था। हवाला की एक डायरी थी, उसमें लिखा हुआ था, और उसमें अडवाणी जी का भी नाम आ गया था। अडवाणी जी ने तत्काल अपने सारे पदों से इस्तीफे दे दिए थे, और ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये शायद वही भारतीय जनता पार्टी है कि आज इसमें कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि चाहे मेरे ऊपर जितने आरोप लग जाए, जितना जो हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। या इस्तीफा तो छोड़िए सर, यहाँ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो उनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इतनी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं सोशल मीडिया, ये जो ट्रोल आर्मी है, ये परिवार को ऐसा टारगेट कर रही है। वो बता रहे हैं कि कोई नाइजीरियन लड़का है, 7 करोड़ रुपए चोरी करके जो है अदिति जो है उनकी बिटिया है, वो जो है भाग गई है घर से और उसके साथ कहीं नाइजीरिया में रह रही। मतलब बिना आधार के, बिना किसी उसके जो है किसी की फैमिली के बारे में, किसी बेटी के बारे में कैसे बोल सकते हैं ये लोग? और मतलब इतनी बड़ी बात, और उस व्यक्ति के बारे में देखिए बोल रहे हिमांशु जी, हैं, और देखिए तब बोल रहे हैं जब राम मंदिर का इन्होंने इस पर जो इन्होंने बोल दिया कुछ। जी सर। देखिए हिमांशु जी, मैंने यही आपको कहा कि ये जो गोबर भक्त हैं, ये जो अंधभक्त हैं, उसमें कुछ लोग जो है, ट्रोल आर्मी जो बनी हुई है, उसमें बहुत सारे फर्जी अकाउंट हैं, और उसको कुछ चंद लोग चला रहे हैं।
उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। जिसको अपनी माँ बहन की चिंता नहीं है, वो दूसरे की माँ बहन की चिंता क्यों करेगा? तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं कि कहीं भी बेल्ट ऑफ बिलो जिसको कहते हैं जा सकते हैं। तो इसलिए इनके बारे में चर्चा करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत समझदारी वाली बात है। लेकिन हमें सवाल ये चुभता है कि वही व्यक्ति हैं ये जो राम की बात करते थे, जो 4 दशकों से राम के नाम पे सियासत कर रहे हैं और आज राम का ही पैसा चुरा रहे हैं। उसी राम का पैसा चुरा रहे हैं जिसकी आप आराध्य राम बताते थे, जिसको आप कहते थे श्री राम भगवान हमारे हैं। आज आप उन्हीं का पैसा चुरा रहे हो। ये कैसी विडंबना है? इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है क्या? तो हमें इस पे विचार करना होगा कि ये कौन लोग हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।